Hello, good evening everybody. So we are doing PCS nomination register A2 and C का कोर्स. हमने इसमें स्टार्ट किया हुआ है पॉलिटी का सब्जेक्ट एंड इन येस्टरडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस. अब हम आज स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है ब्रॉड पार्लियामेंट वाला एंड देन वी विल बी लेफ्ट विद द लोकल बॉडीज जो हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज. फिर वो हमारा जो पॉलिटी का जो कोर सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा. मेन ये है कि जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, जहां जो यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ा है वो, और जो हम अभी पढ़ेंगे इन नेक्स्ट टू क्लासेस द टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट, ये हम पढ़ेंगे. फिर हमारा लोकल बॉडी बच जाएगा. तो इन नेक्स्ट टू लेक्चर्स हम पार्लियामेंट खत्म करेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग द लोकल बॉडीज पार्ट. एंड ऑल दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल. वहां पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है पीसीएस नॉमिनेशन रजिस्टर A2 एंड C करके. यू कैन गो एंड वॉच द लेक्चर्स. पहले हमने साइंस किया है एंड नाउ वी आर डूइंग पॉलिटी, और ये भी आपका नेक्स्ट 3-4 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट. अब हम करते हैं अपना पार्लियामेंट का टॉपिक एंड आई होप आपको जो लास्ट 3 क्लासेस थी जिसमें हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा या स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वॉज एमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारा कल का टॉपिक था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट, और साथ में इसी के पैरेलल चलेगा स्टेट लेजिस्लेचर. बिल्कुल सेम है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं दैट आई विल टेल यू इन द लास्ट. पहले हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट और थोड़ा सा है स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि बाकी सारे काम सेम हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, बस कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा. फर्स्ट लेट्स डू द टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट. अब हम जब पार्लियामेंट करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट किस किस से मिलके बना है, और पार्लियामेंट में जो हाउसेस हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, उनके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, उनमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्या हैं, क्या पार्लियामेंट करती है, ये सब कहानी पढ़ेंगे. बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि पार्लियामेंट इन इंडिया वी कंसीडर इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. वन इज लोकसभा. ये आपको पता होगा कि भाई जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर है इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, विच वी कॉल एज, ये नाम हमने बाद में लिए हैं 1954 में इनका नामकरण ये चेंज किया गया. इन द कॉन्स्टिट्यूशन द नेम ऑफ दीज टू हाउसेज वर हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स. हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये नाम था इनका. अब एक चीज देखें, जो लोकसभा है ये हाउस ऑफ पीपल है, मतलब लोगों का हाउस, और जो राज्यसभा है इट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये स्टेट्स का हाउस है. थर्ड, हम मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. ऐसा क्यों भाई? आपको इतना तो पता होगा ना कि जो भी बिल पास होता है इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, एंड आफ्टर दैट who gives the assent to these bills? President. तो कोई भी बिल, लॉ या फिर एक्ट नहीं बनता जब तक कौन साइन नहीं करता उस पर? प्रेसिडेंट साइन नहीं करता. ये आपको पता है कि कोई भी बिल, लॉ नहीं बनता जब तक उस पर कौन साइन नहीं करता? प्रेसिडेंट साइन नहीं करता. अगर ऐसा है तो बिना प्रेसिडेंट के कोई बिल, एक्ट नहीं बन सकता. दैट इज वाई प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. बट याद रखें, प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि वो उसका सदस्य है. बिकॉज प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और वो जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं है. इनफैक्ट प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो भी नहीं सकता. अगर वो हो गया तो उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद छोड़ना पड़ेगा, तभी वो प्रेसिडेंट बन पाएगा. इट्स अ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट that we discussed about earlier also in the topic of president, कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर नहीं करेगा. I told you in the qualifications part of the president. अब ये पार्लियामेंट 3 से मिलके बनी है. Now let's talk about लोकसभा, राज्यसभा and other aspects of parliament. अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो लोकसभा है इट इज अ हाउस ऑफ पीपल. अब जो लोकसभा में लोग चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, और राज्यसभा में लोग कैसे चुने जाते हैं, इसको देखते हैं. बट बिफोर डूइंग दैट एक चीज ये समझ लें कि क्या है लोकसभा की स्ट्रेंथ.
लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी जो है, अभी एट प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी पॉसिबल है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ पॉसिबल इज 550। अभी प्रेजेंट कितनी स्ट्रेंथ है मैक्सिमम, मतलब प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? दैट इज 543। 543 बंदे हैं अभी, 550 मैक्सिमम हो सकते हैं। ये लोकसभा का आज का कंडीशन है, कल को बढ़ भी सकते हैं, वो बात अलग है। इनमें से 524 आर फ्रॉम स्टेट्स एंड 19 आर फ्रॉम यूटीज। ये स्टेट से आते हैं 524 और 19 आते हैं यूटी से। एंड अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज कितनी है? अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 245। ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ है इसकी। अगर मैं तोड़ूं इसको तो राज्यसभा में भी क्या है? स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है और यूटीज का रिप्रेजेंटेशन है। बिकॉज कुछ यूटीज हैं जो क्या हैं, जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, फॉर एग्जांपल पुडुचेरी, फॉर एग्जांपल दिल्ली, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर। तो जो स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है? 225। यूटीज का कितना है? 8। तो कितना हुआ? 12 कम है, और 12 कहां से आते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर। तो 8 आर फ्रॉम यूटीज, 8 मेंबर्स आर फ्रॉम यूटीज, 225 members are from states and 12 are the nominated members। क्या मतलब है नॉमिनेटेड का? इसको ऐसे समझ लें कि हमने लोकसभा में भी पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स रखे थे। मतलब पहले यहां पे स्ट्रेंथ, प्रेजेंट स्ट्रेंथ 545 हुआ करती थी, पर हमने 2 बंदे जो नॉमिनेटेड होते थे वो निकाल दिए। वो एंग्लो इंडियंस लोग थे जिनको नॉमिनेट किया जाता था। अब वो प्रोविजन नहीं है, पर पहले ये हुआ करता था। पर राज्यसभा में आज भी नॉमिनेटेड मेंबर्स का है कि कुछ लोग जिन्होंने आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में या साइंस के फील्ड में काम किया है, अगर किसी ने इन फील्ड्स में काम किया, अच्छा, तो प्रेसिडेंट 12 बंदे इन फील्ड से नॉमिनेट कर सकता है। ये प्रोविजन हमने इसलिए रखा था कि जो लोग इलेक्शन लड़के नहीं आ सकते, बट दे आर कैपेबल टू लीड अ कंट्री इन द सेंस दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द राज्यसभा, तो हमें उनको ये ऑप्शन देना चाहिए कि उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। If some person has done a great work in the field of social service, then that person is equally eligible to become the member of Rajya Sabha because that person has a caliber। तो जो लोग इलेक्शन से नहीं आ सकते थे, तो हमने उनके लिए ये बैकअप ऑप्शन रखा कि 12 लोग ऐसे नॉमिनेट किए जा सकते हैं। दैट यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन सिंपल थिंग। जो ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, अगर मैं ये बोलूं ये लोकसभा और राज्यसभा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये लोकसभा और राज्यसभा जो हमने अभी पढ़ी है, इसका हमने कॉम्पोजिशन देखा है। अगर मैं ये करूं कि लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन सेम तरीके से नहीं होता होगा, लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन सेम तरीके से नहीं होता होगा, क्योंकि भाई दोनों हाउसेस अलग अलग तरीके से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोकसभा है ये लोगों का हाउस है, तो इसमें जो भी लोग आते हैं, एमपीज आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे कैन बी मेंबर ऑफ लोकसभा, दे कैन बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब इनमें जो भी लोग आते हैं लोकसभा में, क्योंकि ये लोकसभा लोगों का हाउस है, तो यहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो लोगों के आएंगे। तो जब सेंटर के इलेक्शंस होते हैं, तो सेंटर में जो इलेक्शन होते हैं वो मेंबर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। तो आप लोग वोट डालते हो और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। वो रिप्रेजेंटेटिव कहां जाता है? लोकसभा में जाता है। उसको आप एमपी बोल लें या मेंबर ऑफ लोकसभा, ये आपको पता होना चाहिए। वो एमपी लोकसभा का मेंबर होता है जो आप चुनते हैं। अब ये आपने, लोगों ने चुना है, तो लोगों का हाउस है, तभी उसको हाउस ऑफ पीपल भी बोल देते हैं, लोकसभा। अब एक चीज है, राज्यसभा के बंदे कैसे चुने जाएंगे?
बिकॉज राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट्स को, या वो यूटीज जिनकी क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो यूटीज जिनकी क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। भाई वो यूटीज जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, या स्टेट्स, या फिर स्टेट्स, ये रहा। अगर इनकी असेंबलीज हैं तो आपने जैसे सेंटर के लिए एमपी चुने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, सेम आप स्टेट में चुनते हो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है, अगर मैं ये स्टेट के लेवल पे डालूं तो स्टेट के लेवल पे दो होती हैं, या तो असेंबली या तो काउंसिल, या तो मतलब असेंबली एंड काउंसिल। और समटाइम्स कई जगह काउंसिल नहीं होती, कई जगह होती है। जैसे पंजाब में नहीं है, यूपी में है, पर हाँ असेंबली हर जगह होती है। तो जो असेंबली के लोग हैं, मतलब जो आपने एमएलए चुने हैं, भाई दो तरह के इलेक्शन होते हैं ना, एक सेंटर के इलेक्शन, एक स्टेट के इलेक्शन। जैसे पंजाब में अब स्टेट के इलेक्शन होंगे तो वहां आप एमएलए चुनोगे, फिर बाद में सेंटर के इलेक्शन होंगे वहां आप एमपी चुनोगे, मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा। बोल हम एमपी देते हैं पर उसका मतलब यही होता है क्योंकि आप चुन रहे हो तो मेंबर ऑफ लोकसभा ही होंगे। अब ये एमएलए जो आपने चुने हैं, दे विल वोट टू सेंड पीपल टू राज्यसभा। तो लोकसभा के जो बंदे होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, वो आप चुनते हो, और जो राज्यसभा के बंदे होते हैं वो आपके द्वारा चुने गए जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं किसको भेजना है। बट एक मेन डिफरेंस है कि जो आप बंदे भेजते हो इन लोकसभा, दे आर इलेक्टेड बाय द मेथड कॉल्ड एज फर्स्ट पास द पोस्ट। तो उसका मेथड क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट। इसका मतलब क्या है? एफ फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट दो बार लिख दिया, फर्स्ट पास द पोस्ट। मतलब क्या है ये? FPTP। इसका मतलब क्या है? आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ लोग खड़े होते हैं। अब आप वोट डालते हो, लेट्स सपोज ए को आई 100 वोट्स, बी को आई 80, सी को आई 70, डी को आई 60। अब इनमें से ए को मेजॉरिटी तो नहीं मिली है ना। मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ? 310 वोट डली हैं, कितनी मिलनी चाहिए आपको? 155 से ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, तभी बोलते हैं मेजॉरिटी आई। बट हम लोकसभा के इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं देखते, क्या देखते हैं? जिसको ज्यादा वोट्स आई वही जीत गया, बस फर्स्ट पास द पोस्ट। जो पहले आया वही जीत गया, उसने पोस्ट क्या कर ली? पास कर ली, मतलब वो जीत गया। द पर्सन हु इज गेटिंग द मैक्सिमम वोट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर। यही होता है लोकसभा की इलेक्शंस में। और क्योंकि लोकसभा है तो हम एक चीज करते हैं कि आपको अपना प्रतिनिधि भेजना है लोकसभा में। तो उसका एक तरीका है, हम लोकसभा के इलेक्शन में क्या करते हैं? पूरे भारत को डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन 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 लोकसभा देयर आर 543 सीट्स। तो आप पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दोगे। ऐसे डिवाइड करोगे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होनी चाहिए? सेम पॉपुलेशन होनी चाहिए। या ऐसे बोल दूं मैं आपको कि जो ये लोकसभा की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें एक बंदा जो जाएगा लोकसभा में वो सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि जो हर इंसान है उसकी जो 1 वोट है उसकी वैल्यू भी क्या हो? 1 हो। तो ये आइडिया है 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। द 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। इस आइडिया को इंश्योर करने के लिए वी डिसाइडेड टू डिवाइड, कि हम लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देंगे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा जाएगा एज एन मेंबर ऑफ लोकसभा। बट ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो पॉपुलेशन होगी वो सेम होनी चाहिए। मतलब जो सर्कल मैंने बनाए हैं ये ऐसे ना हो कि एक सर्कल बड़ा है, एक छोटा है, एक और छोटा है। सारे सर्कल बराबर होने चाहिए, तभी क्या इंश्योर हो पाएगा ये।
इट मीन्स फॉर द लोकसभा इलेक्शन हम पूरे इंडिया को किसमें डिवाइड कर देते हैं, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज डन बाय क्रिएटिंग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो हम पूरे इंडिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं, ये आपको समझना है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बंदा जाता है, और मेथड क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट। बट इन केस ऑफ राज्यसभा, आपको पता होना चाहिए दिस राज्यसभा में, क्योंकि आप स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हो, तो लेट्स सपोज ये इंडिया है, पंजाब से लोग जाएंगे, यूपी से लोग जाएंगे। अब पंजाब और यूपी से लोग जाएंगे, क्या वो एमपी पंजाब के किसी एरिया से जाते हैं कि पूरे पंजाब से जाते हैं? तो पंजाब से जाते हैं। तो लेट्स सपोज पंजाब की राज्यसभा में 7 सीटें हैं और यूपी की मान लेते हैं अराउंड 40 हैं, 31 के अराउंड है, एग्जैक्ट देख लें, पर हमें पता है कि यूपी की ज्यादा है और पंजाब की कम है। तो जो हम बंदे भेजेंगे 7 बंदे राज्यसभा में, वो आपके उस स्टेट के एमएलए इलेक्ट करेंगे। वो एमएलए पूरे पंजाब में से 7 भेजेंगे। क्या हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहे हैं यहां पे? नहीं, यहां पूरे पंजाब से 7 लोग जाएंगे, यहां पूरे यूपी से जाएंगे। तो यहां पे हमने क्या नहीं बनाई है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनाई हैं इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन। तो राज्यसभा के इलेक्शन के केस में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये नहीं होता है। इन केस ऑफ लोकसभा ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कंसेप्ट होता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये दोनों डिफरेंस हैं लोकसभा और राज्यसभा में। और अगर लोकसभा का इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट से हो रहा है, जो कि मैंने आपको यहां बताया, तो राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। एंड आई होप आपको पता होगा कैसे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। दैट मेथड इज कॉल्ड एज proportional representation by single transferable vote। proportional representation मतलब पंजाब की पॉपुलेशन के बेसिस पे उसको जाएंगे लोग, वो हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लोग प्रेफरेंस डालते हैं और उस प्रेफरेंस के बेसिस पे जिसके पास वो नंबर आ जाता है मेजॉरिटी वाला, वो जीत जाता है। तो जिसके पास वो नंबर नहीं आता, फिर हम प्रेफरेंसेस को शिफ्ट करते होते हैं, उसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये आइडिया होता है प्रेफरेंसेस का। वहां बैलेट पेपर पे अगर मान लो 7 बंदे जाने हैं राज्यसभा में और खड़े हुए हैं 10 बंदे, तो आप प्रेफरेंस डालते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, फिर फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट की जाती है। अगर मेजॉरिटी नंबर आ जाए ठीक है, नहीं तो फिर जो बिल्कुल लास्ट में होता है फर्स्ट प्रेफरेंस में, उसकी वोटें काट के उसकी सेकंड जो प्रेफरेंस होती है उसको वोट ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर ये नहीं सिस्टम पता, गो एंड वॉच द लेक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, हमने इसको पूरे आधे घंटे में डिस्कस किया है। व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिसने लगाया उसको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट प्रेफरेंस का क्या मतलब है, जिसको कम आती है वो काट के कैसे उसकी सेकंड प्रेफरेंस ट्रांसफर करते हैं। वी डिस्कस एवरीथिंग विद एन एग्जांपल इन द प्रेसिडेंट के, जो हमने इलेक्शन में पढ़ा था, वही मेथड सेम यहां पे यूज होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, कि बंदे कहां से आते हैं कहां से नहीं आते और कैसे इलेक्ट होते हैं। एक डिफरेंस और है, बिकॉज इन इंडिया फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ एससीज एंड एसटीज, हमने बोला कि इन केस ऑफ लोकसभा इलेक्शंस हम एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन देंगे। वी विल गिव रिजर्वेशन टू एससीज एंड एसटीज बिकॉज ये हाउस ऑफ पीपल है और सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो वी गिव देम रिजर्वेशन इन अ पॉलिटिकल स्फीयर। क्योंकि राज्यसभा लोगों का हाउस नहीं है, स्टेट्स का हाउस है, सो देयर इज नो नीड टू गिव एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन इन अ राज्यसभा। लोकसभा बिकॉज लोगों का हाउस है, तो वहां देने का मतलब बनता है। सो देयर इज अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन द केस ऑफ लोकसभा, बट दिस इज नॉट द केस इन व्हेन इट कम्स टू राज्यसभा। ये बेसिक डिफरेंस है। यहां रिजर्वेशन है, यहां नहीं है।
या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या नहीं है, या फर्स्ट पास द पोस्ट है या नहीं है, यहां है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या अभी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं या अभी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है। यहां पे 4 ग्राउंड्स पे हैं, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड साइंस। ये अभी आपको यहां तक क्लियर होगा, आई होप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को यहां तक डाउट? इफ नॉट तो देन लेट्स स्टार्ट विद द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। यूटीज का रिप्रेजेंटेशन दोनों में होता है, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे भी यूटीज का रिप्रेजेंटेशन है, यस यहां पे भी है, दोनों में है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट है तो भी यहां पे यूटी रिप्रेजेंट होती है, यहां तो होनी होनी है। लोकसभा में यूटी का रिप्रेजेंटेशन क्यों होता है? बिकॉज लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, और लोग यूटीज में भी रहते हैं भाई। चंडीगढ़ यूटी है, यहां से भी लोग जाते हैं कहां पे? लोकसभा इलेक्शन में। चंडीगढ़ से राज्यसभा में नहीं जाते हैं बिकॉज चंडीगढ़ में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन में कौन वोट डालता है? एमएलए वोट डालते हैं। एक लॉजिक ये भी है कि जो यूटीज हैं ये यूनियन की टेरिटरीज हैं, बट एक चीज ये समझें, वो यूनियन की टेरिटरीज हैं पर वहां के लोगों के अपने मुद्दे तो हैं। तो हमने सोचा कि हर यूटी या स्टेट के अपने मुद्दे होंगे, तो उन मुद्दों को उठाने के लिए उनको हम राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो हमने संविधान में क्या बोला, ये चीज समझ लें, जो लोकसभा है उसमें भी यूटीज हैं, राज्यसभा है उसमें भी यूटीज हैं। यूटीज जहां पे असेंबली है अभी वो अलाउड हैं। इन इंडिया एट प्रेजेंट ओनली 3 यूटीज हैव असेंबलीज, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, तीनों को अलाउ किया। पर संविधान में लिखा है कि यूटीज का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होगा। कैसे होगा ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। वैसे ही लिखा है कि यूटीज का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो इन बोथ द केसेस यूटीज हैव रिप्रेजेंटेशन, या 19 हैं और या 8 हैं। बट जो संविधान है उसमें क्या लिखा है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन दैट हु विल डिसाइड हु विल हैव हाउ मच रिप्रेजेंटेशन, who will decide who will have how much representation and by which method they will be represented, संविधान में लिखा है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि यूटीज में लोग रहते हैं तो वो लोकसभा में जाने चाहिए, क्योंकि जो यूटीज हैं वो स्टेट्स की तरह ही है एक तरह से। अगर हम एक बार भूल जाएं कि वो यूनियन की टेरिटरीज हैं, वहां भी लोग रहते हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। अगर उनके अपने मुद्दे हैं तो उनके मुद्दे भी राज्यसभा में उठने चाहिए, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। वो बात अलग है कि पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि लोकसभा में जो यूटीज का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा? स्टेट्स की तरह। मतलब क्या होगा? फर्स्ट पास द पोस्ट। पर वो कुछ भी डिसाइड कर सकती थी। इन केस ऑफ राज्यसभा, यूटीज आज भी कैसे जा रही है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जहां कौन वोट करते हैं? एमएलएस। एमएलएस कहां पे? ओनली 3 यूटीज में, बाकी यूटीज अलाउड नहीं है, ये बोल के कि वहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। कल को पार्लियामेंट बाकी यूटीज का रिप्रेजेंटेशन भी राज्यसभा में कर सकती है अगर अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई। कैसे होगी? मान लो उन यूटीज में एमएलएस नहीं है अभी, तो या तो वो डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे या कोई और तरीका ढूंढेंगे, या फिर वहां पे असेंबली बना देंगे, उनकी मर्जी है। मतलब इट इज अप टू द पार्लियामेंट टू डिसाइड कि राज्यसभा में यूटी में बंदे कैसे भेजने हैं और लोकसभा में यूटी से बंदे कैसे भेजने हैं। पर हां, दोनों में भी यूटीज का रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। आया समझ में? दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर ये आपको समझ में आया है, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। पहली है क्वालिफिकेशन, ये देख लेते हैं। अगर मैं डिवाइड कर दूं पूरी कहानी को, अगर मैं लोकसभा राज्यसभा की कहानी को डिवाइड करूं क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, लेट्स सी कि वो क्वालिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है। इसको ऐसे देखते हैं, क्वालिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है। अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट लोकसभा, भाई लोकसभा और राज्यसभा में क्वालिफिकेशन हम इकट्ठे कर लेते हैं, जो डिफरेंस होंगे मैं साथ में बता दूंगा। जैसे कि दोनों के केसेस में क्या होना चाहिए? इंसान सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोकसभा में जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 25। राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? 30। लोकसभा में एज शुड बी, मिनिमम एज शुड बी 25 एंड राज्यसभा 30। ये दो लिखी हैं। और एक और चीज लिखी है कि जो भी इंसान लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन लड़ेगा उसे पहले क्या लेनी पड़ेगी? ओथ लेनी पड़ेगी।
एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो शेड्यूल 3 में लिखी है, ये ओथ लेनी पड़ेगी। क्या है ये ओथ? भाई जब भी किसी को इलेक्शन लड़ने होते हैं एमपी के, तो पहले वो जाता है अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है। उस नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हुए उसे ओथ लेनी पड़ती है कि मैं संविधान के हिसाब से काम करूंगा और देश की सॉवरेनिटी को ध्यान में रखूंगा, कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखूंगा। ठीक है, ये क्या है? ये कहानी होती है किसकी? दिस इज द कहानी ऑफ लोकसभा की क्वालिफिकेशन। और एक और क्वालिफिकेशन मेंशन है, वो क्या है? कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 3 क्वालिफिकेशन जो मैंने बताई ये संविधान में लिखी हुई हैं। लोकसभा की और राज्यसभा की कहां लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी हमने पार्लियामेंट पे छोड़ दिया, दैट पार्लियामेंट विल डिसाइड कि भाई और क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। एंड पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड अ लॉ, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। हमने पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें और क्वालिफिकेशन लिखी है। वो ये क्या लिखी है क्वालिफिकेशन? कि अगर आपको लोकसभा का या राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, पहली कंडीशन है यू मस्ट बी अ इलेक्टर, आप वोटर होने चाहिए किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मतलब अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो ये जरूरी नहीं है जहां से आप लड़ रहे हैं उसी स्टेट में आप वोटर हों। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी का वोट चाहे गुजरात का हो, पर वो खड़े वाराणसी से भी हो सकते हैं। राहुल गांधी का वोट चाहे दिल्ली से हो, खड़े वो केरला से हो सकते हैं। वो उनकी मर्जी है। कहने का मतलब आप वोटर होने चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पर वोटर होने चाहिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर अ वोटर then also then only you can become a kind of a representative। वोटर आप हो नहीं, बनना चाहते हो लोगों के प्रतिनिधि, थोड़ा सा झोल है इसमें, तो उन्होंने बोला है कि आप वोटर होने चाहिए। पहले क्या होता था इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शंस, हम राज्यसभा के इलेक्शन में क्या बोला हुआ था कि जिस बंदे को जिस स्टेट से राज्यसभा में जाना है, लेट्स सपोज आप पंजाब से राज्यसभा के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो पहले प्रोविजन ये था कि आप राज्यसभा जहां जिस स्टेट से जाना चाहते हैं उसी स्टेट के हों। अब ऐसा नहीं है, अगर आप पंजाब से राज्यसभा में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा में गए एज एन एमपी, पर वो चाहे दिल्ली के इलेक्टर हों, कोई दिक्कत नहीं है। पहले था जहां से जाना चाहते हैं उसी स्टेट के हों, बिकॉज आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब हम मानते हैं इंसान कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ये है पहला कि वोटर होने चाहिए या इलेक्टर होने चाहिए। दूसरा है, लेट्स सपोज आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं और आप लेट्स सपोज पंजाब में एससी और एसटी सीट रिजर्व है, तो पंजाब में एससी और एसटी सीट रिजर्व है फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्शन। आप चाहे जिस भी स्टेट में हो एससी एसटी, आप एससी एसटी की सीट किसी भी स्टेट में लड़ सकते हैं। आप एससी और एसटी मान लो किसी भी स्टेट में हैं और आप जो एससी और एसटी की सीट रिजर्व पंजाब में है, आप लड़ सकते हैं। बस आप क्या होने चाहिए? एससी और एसटी होने चाहिए, फिर आप कहीं भी इलेक्शन लड़ें, ये नहीं उसी स्टेट के एससी और एसटी होने चाहिए। दीज आर द 2 अदर क्वालिफिकेशंस दैट यू हैव टू मीट। ये लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती है। दिस इज फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। These are the qualifications which are mentioned in the constitution. These 2 are the qualifications which are mentioned in the act made by parliament, because as per constitution parliament can enact a law और उसको ये बनाया जा सकता है। आया समझ में? अब है एक और चीज, डिस्क्वालिफिकेशन। लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। ये तो क्वालिफिकेशन हो गई है। अब हम पढ़ते हैं साथ में इसके पैरेलल में क्या? डिस्क्वालिफिकेशन। ये तो है क्वालिफिकेशंस,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्वालिफिकेशंस। जैसे क्वालिफिकेशंस कहां लिखी हैं संविधान में और एक्ट में, वैसे डिस्क्वालिफिकेशन कहां लिखी हैं, कुछ संविधान में लिखी हैं और कुछ कहां लिखी हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में। जैसे पहली डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है, दोनों की सेम है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संविधान में लिखी है बिल्कुल सेम है। पहली है, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हैं, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हैं, या ऐसे बोल दो, आप अगर किसी और के सिटीजन बन गए, अगर आपने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली बाद में कभी, तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे, आप इंडिया के सिटीजन थे, इलेक्शन लड़ना स्टार्ट कर दिया, जीत गए और जाके यूके की सिटीजनशिप ले ली, जैसे ही आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेकेंड है, अगर आपने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है ऑफिस होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए और वहां से प्रॉफिट आना चाहिए। तो कोई भी एमपी, मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। बट एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वी फॉलो अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि जो एग्जीक्यूटिव आते हैं वो कहां से आते हैं, लेजिस्लेचर से। तो एक्सेप्शन क्या है, कि वो कोई एमपी मिनिस्टर हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका कोर फीचर क्या है, हम कल बार बार डिस्कस कर रहे थे कि पार्लियामेंट में होता है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है ये इतने अलग अलग नहीं होते हैं। तो अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो वहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी बिल्कुल अलग अलग हैं। मतलब वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है वो इसका मेंबर नहीं हो सकता है और इसका मेंबर नहीं हो सकता है, बिकॉज वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। जैसे ट्रम्प हैं, वो या तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे या लेजिस्लेचर का। मतलब वहां पे लेजिस्लेटर को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोल देते हैं। कांग्रेस माने हाउस ऑफ पीपल और सेनेट। जैसे हमारी लोकसभा है ना यहाँ पे और राज्यसभा है, वहां पे लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, इंडिया में भी बोलते हैं, और जो राज्यसभा है वहां पे क्या बोलते हैं, सेनेट बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। और इसका मतलब क्या है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का, इसका एक सिंपल मीनिंग बस यही है कि वहां पे पावर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं हो सकता, बट इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इतना क्या होता है, इतना अलग अलग नहीं होता है। वहां एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और जुडिशरी अलग होती है। मतलब आप तभी मिनिस्टर बन पाएंगे जब आप क्या होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का फीचर है कि एग्जीक्यूटिव कहां से निकलता है, लेजिस्लेचर से। क्योंकि जब आप बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की तो लोग क्या चुनते हैं, पीपल विल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हो जाएंगे कहां पे, लोकसभा में। फिर लोकसभा अपने में से क्या चुनती है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप चुनते हैं एमपी, और आपके एमपी ही क्या चुनते हैं अपने आप में से, मिनिस्टर, पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर आप स्टेट की बात कर रहे हैं तो आप चुनते हैं एमएलए, सेंटर की बात करते हैं तो आप चुनते हैं एमपी, एमपी बनाते हैं लोकसभा, एमएलए बनाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, फिर लोकसभा से बंदे चुनते हैं पीएम, विधानसभा से चुनते हैं सीएम। ये सेंटर और स्टेट में पैरेलल चलता है। बट आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करोगे, एक्सेप्ट कौन सा, मिनिस्टर, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट्री का फीचर ही है। थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन है इफ यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ये कोर्ट प्रूव कर दे, अपने आप नहीं, इफ इट इज प्रूव्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। चौथा क्या है, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल गया आपका, बैंकरप्ट हो गया, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। इन कंडीशंस में यू कांट, in condition में you will be disqualified to become the member of Lok Sabha and Rajya Sabha. These 4 disqualifications are mentioned in the constitution. और हमने एक और चीज ऐड कर दी कि इसके अलावा कौन बता सकता है बाकी डिस्क्वालिफिकेशन, इसके अलावा और कौन बताएगा, पार्लियामेंट बताएगा। तो इसके अलावा हमने पावर दे दी, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डिसाइड
अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, और पार्लियामेंट ने लॉ पास किया वही वाला आरपीए एक्ट 1951। इसमें उसने कहानियां बताई बहुत ज़्यादा कि लेट्स सपोज इफ यू आर कन्विक्टेड ऑफ more than 2 years, you will be disqualified. If you promote enmity between communities on the basis of religion, you will be disqualified. Between communities. If you practice untouchability, dowry, and sati, you will be disqualified. ये अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, आरपी एक्ट में लिखी है, बहुत ज़्यादा हैं ये। जैसे अगर आपने अपना इलेक्शन का एक्सपेंडिचर लॉज नहीं किया, फाइल नहीं किया, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आपने करप्शन की, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में 20% मतलब किसी भी गवर्नमेंट कंपनी जिसमें सॉरी, अगर आपने कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 25% से ज़्यादा है, कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 25% से ज़्यादा है, अगर आप उसमें मैनेजिंग एजेंट हैं, मैनेजर हैं या सेक्रेटरी हैं, तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो अगर कोई कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 25% से ज़्यादा शेयर है, उसमें यू कांट बी टेकिंग अ लीडिंग पोजीशन, मैनेजर और सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन नहीं ले सकते, दैट इज ऑल्सो डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब आपको पता होना चाहिए देयर आर अदर डिस्क्वालिफिकेशंस ऑल्सो जो आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। वो सारी डिस्क्वालिफिकेशन आपको याद नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा हैं वो, पता होना चाहिए। कुछ ही डिस्क्वालिफिकेशन है जो हमने देखी हैं, जैसे कि एनिमिटी बिटवीन कम्युनिटीज़, इफ़ यू आर कन्विक्टेड ऑफ 2 से 4 साल, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, डाउरी और सती, या इफ़ इन अ कंपनी which is having a more than 25% of government shares, you can't hold a managing positions or leading positions. I hope यहाँ तक क्लियर है। एक और डिस्क्वालिफिकेशन हमने ऐड की, लेट्स टॉक अबाउट दैट डिस्क्वालिफिकेशन इन ग्रेट डिटेल। पर यहाँ तक क्लियर है, पहले मुझे बताएं, फिर हम वो वाली डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं अच्छे से। जैसे हमने ये देखा, आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमने पहले ये पढ़ा, जो ये हमने ये पढ़ा है ना अभी तक, बस ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब एक और टाइप की डिस्क्वालिफिकेशन है जिसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। लेट्स स्टार्ट विद दैट। क्या है वो एंटी डिफेक्शन लॉ, उसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसकी कहानी देखते हैं क्या है ये। इस समझ में आ जाएगा आपको। राघव चड्ढा का जो केस था उसकी एग्जांपल लेके करेंगे। हमने ना संविधान में अमेंडमेंट की, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं थी डिस्क्वालिफिकेशन। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड की हमने डिस्क्वालिफिकेशन। हमने क्या बोला, इसकी कहानी समझ लो, समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला, उस टाइम क्या हो रहा था, जो एमपीज थे, भाई आप एमपीज चुनते हो या आप एमएलए चुनते हो। जब आप एमपी और एमएलए चुन रहे हो, वो एमपीज जीत जाते हैं, तो आप उनको चुनते हो बिकॉज वो किसी पार्टी के होते हैं। तो आपने एमपी चुने, वो किसी पार्टी के थे और आपने चुन लिए। या मान लो वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, किसी पार्टी से खड़े नहीं हुए हैं, आपने चुन लिए। अब जब चुन ही लिए तो बाद में वो पार्टियां चेंज कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मैंने अपना एमपी चुना बिकॉज वो कांग्रेस पार्टी का था। जब चुन के चला गया उसने पार्टी चेंज कर ली। तो हमने तो उसको कांग्रेस का एमपी चुना था ना, अब वो ऐसे कैसे अपने आप बीजेपी में जा रहा है। और दूसरा, जब ऐसा हो रहा था तो प्रॉब्लम क्या थी, जब ऐसी चीजें हो रही हैं कि एमपीज पार्टी शिफ्ट कर रहे हैं, पार्टी 1 टू पार्टी 2 जा रहे हैं, तो ये अपनी पार्टी से डिफेक्ट कर रहे हैं। डिफेक्ट मतलब वो छोड़ के जा रहे हैं। डिफेक्ट इसलिए बोला है क्योंकि वो उसी पे जीते थे, तो उसे डिफेक्ट करके जा रहे हैं। उन पे लगेगा एंटी डिफेक्शन लॉ कि हम ये नहीं होने देंगे। अगर ऐसा करोगे तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर ऐसा करोगे देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आप पार्टी से डिफेक्ट करोगे देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया। इसमें हमने क्या प्रोविजंस ऐड किए, 4 चीजें ऐड की, उसको समझते हैं। पहले बोला
कि अगर आप पार्टी की डायरेक्शन फॉलो नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, बोला कि अगर आप पार्टी की डायरेक्शन वोटिंग के हिसाब से नहीं करोगे, मतलब अगर आप पार्टी की डायरेक्शन फॉलो नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ व्हेन दे विल आस्क यू टू वोट इन अ पार्लियामेंट और असेंबली, अगर यहां आप उसके अगेंस्ट करोगे या आप मान लो उनकी बात जो बोली है वो कर ही नहीं रहे हो, आप एब्सटेन कर रहे हो, या तो यू वोट अगेंस्ट देम या यू एब्सटेन देम, आप वोट ही नहीं करने गए, उन्होंने बोला वोट करनी है, इन बोथ द केसेस यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, in both the cases you will be disqualified. So if you goes against the party direction, that is voting against the party direction or abstained from the voting against the party direction, then you will be disqualified. दूसरा बोला अगर आपने अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरली छोड़ दिया, अगर आपने अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरली छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, आप किसी एक पार्टी से चुने गए थे, बाद में आपने खुद ही वो पार्टी छोड़ दी, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। अब इसका मतलब क्या है गिविंग अप द मेंबरशिप का, आप अगर कांग्रेस पार्टी के हैं और जाके आप बीजेपी पार्टी के बंदे के साथ इलेक्शंस में खड़े होकर काम कर रहे हैं, मान लो इलेक्शन हुए और एक सीट खाली होगी, फिर हुई बाय इलेक्शंस, अब ये बाय इलेक्शंस होने हैं, वो बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, बीजेपी का बंदा खड़ा हुआ है, आपका मित्र है, आप जाके उसके साथ प्रमोट कर रहे हो बीजेपी को, हो आप कांग्रेस के, तो इनडायरेक्टली आप बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हो ना। मेंबरशिप को छोड़ने का ये नहीं है कि लिख के दे दिया मैंने छोड़ दी, कोई ऐसे काम जो एंटी पार्टी हो, तो कैन आई कंसीडर्ड एंटी पार्टी एक्टिविटीज एज गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप। एक होती है फॉर्मली गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप कि आपने लिख दिया मैं छोड़ रहा हूं, एक है इनफॉर्मल गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप। इनफॉर्मल गिविंग अप मेंबरशिप का मतलब है कि आपने एंटी पार्टी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, उससे भी क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। थर्ड आता है, लेट्स सपोज कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, लेट्स सपोज देयर इज सम इंडिपेंडेंट मेंबर, अब वो जब वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ तो वो बाकी पार्टीज के अगेंस्ट खड़ा हुआ ना, उसने माना कि मैं इन पार्टी से खड़ा नहीं हो रहा हूं। अगर वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है और बाद में जीतने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। एक होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले आफ्टर 6 मंथ्स, हम बोलते हैं भाई नॉमिनेटेड मेंबर तो हमने इसलिए चुना था बिकॉज उसने आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस और साइंस में काम किया। लेट्स सपोज अब वो राज्यसभा में आ गया है, और जब राज्यसभा में आया तो उसको लगा कि भाई मैं अब राज्यसभा में आ गया हूं, पॉलिटिकल बंदा बन गया हूं, अब मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूं, बिकॉज उसकी अपनी आइडियोलॉजी होगी ना बंदे की। पहले वो किसी पार्टी पे खड़ा नहीं हुआ है, उसकी कोई आइडियोलॉजी थी नहीं। अब इंसान को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाने का मौका तो देना चाहिए ना, तब उसको 6 महीने देते हैं कि 6 महीने में सोच लो भाई किस पार्टी में जाना है, उसके बाद मत जाना। उसके बाद जब आप जाओगे तो आप आइडियोलॉजी के बेसिस पे कम जा रहे होगे, पॉलिटिकल बेसिस पे जा रहे होगे। एंड वी डू नॉट वांट कि आप पार्टी चेंज करो या पार्टी चुनो 6 महीने बाद, क्योंकि उस टाइम आपको किसी पार्टी को बेनिफिट देना है। 6 महीने हैं, बिकम पॉलिटिकल एक्टिव बिकॉज नाउ यू आर पार्ट ऑफ राज्यसभा या लोकसभा, कल को लोकसभा में भी हो सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, अभी तो नहीं है। तो हमने बोला ये 4 कंडीशंस हैं जिसमें इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंडिपेंडेंट मेंबर पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद नहीं कर सकता, कोई बंदा पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ नहीं सकता, और अगर कोई बंदा पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोटिंग करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दीज आर द 4 बेसिक जो प्रोविजंस हैं फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। An anti-defection law is applicable at the level of center as well as at the level of state. ये MPs पे भी लगता है और MLAs पे भी लगता है। Anti-defection law is applicable MPs पे भी और MLAs पे भी। यहां तक क्लियर है? अब ना जब हमने ये बनाया एंटी-डिफेक्शन लॉ, ये एंटी-डिफेक्शन लॉ आया था राजीव गांधी जी के टाइम पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। 52nd अमेंडमेंट 1980
52nd अमेंडमेंट 1985, उस टाइम की ये बात है। ये 4 थे प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, पर हमने इसी में ना 3 एक्सेप्शंस ऐड कर दी थी उस टाइम। अब वो तीनों एग्जिस्ट नहीं करती हैं, 2 एग्जिस्ट करती हैं। पर मैं पहले बताता हूं कि 52nd अमेंडमेंट में हमने क्या एक्सेप्शंस रखी थी, अब वो उनमें से कौन सी अलाउड है। तो एज पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 देयर वर फ्यू एक्सेप्शंस। देयर वर फ्यू एक्सेप्शंस। उस टाइम कुछ एक्सेप्शंस थी। जैसे एक एक्सेप्शन क्या थी, अगर कोई स्पीकर है, लेट्स सपोज कोई स्पीकर है, अब आपको लोकसभा है ना, ये आपने एमपी चुन के भेजे 543। अब 543 में से एक बंदा बन जाता है स्पीकर। लोकसभा में जो ऊपर कुर्सी पे बैठा होता है वो होता है स्पीकर। अब ना ये स्पीकर को हाउस चलाना होता है, और मान लो कोई क्लास का मॉनिटर है, तो एक तो उससे ये एक्सपेक्टेशन होती है ना कि ये जो मॉनिटर है ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो अगर स्पीकर को इंडिपेंडेंटली काम करना है तो हम चाहेंगे कि स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से काम ना करें, क्योंकि जो एमपीज आए होंगे ये पार्टी से आए होंगे। कुछ ही होते हैं जो इंडिपेंडेंट आते हैं। अब पार्टी से आए होंगे, स्पीकर वही बनेगा जिस पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी है। भाई स्पीकर वही बनेगा जिसके पास यहां पे मेजॉरिटी है, बिकॉज स्पीकर चुना जाता है बाय अ हाउस बाय अ मेजॉरिटी कॉल्ड एज सिंपल मेजॉरिटी। तो जिस पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी होगी वही पार्टी का बंदा क्या बनेगा, स्पीकर बनेगा। अब स्पीकर किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा। हम चाहते हैं स्पीकर इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज स्पीकर इज लाइक अ मॉनिटर ऑफ अ क्लास विच शुड नॉट हैव एनी बायस अगेंस्ट एनीबॉडी। अब हमने उसको ऑप्शन दिया स्पीकर को कि तुम अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं। जब आप स्पीकर बन गए यू कैन लीव अ पॉलिटिकल पार्टी, और क्या बने, स्पीकर बने रहे, कल को आके दोबारा उस पार्टी को ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अ स्पीकर कैन लीव हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी एंड दोबारा कैन ज्वाइन द सेम पॉलिटिकल पार्टी। एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट केस, because giving up of the membership is a criteria for disqualification, but this is not the case for speaker, because we want speaker to act independently. It means this is an exception to the rule that you can't give up the membership. तो पहला एक्सेप्शन तो ये हुआ। सेकेंड एक्सेप्शन देखें क्या है। सेकेंड एक्सेप्शन सेज दैट अ वेरी सिंपल थिंग, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के लेट्स सपोज 33 बंदे हैं एमपीस, 11 और 22 में डिवाइड हो जाएं, 22 बोले हमें अलग होना है और हमें किसी और पार्टी में मर्ज होना है, तो वो 2/3 लोग अगर कर रहे हैं ऐसे, मतलब अगर 2/3 लोग ऑफ अ पार्टी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ अ पार्टी एंड जॉइंस द another political party, this merger is allowed, because ये मानते हैं कि अगर 2/3 लोग पार्टी से अलग हो रहे हैं तो पक्का उनकी आइडियोलॉजी अलग हुई होगी। एक बंदा पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो, 2 हो, 3 हो तो बात अलग है। अगर पार्टी के 2/3 मेंबर्स ही चाहते हैं कि हमें पार्टी में रहना ही नहीं है, मतलब जिस आइडियोलॉजी पे वो आए थे अब वो आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट आइडियोलॉजी कैन चेंज इन बिटवीन। आप अगर किसी आइडियोलॉजी पे चुन के आए हो और आपके डिफरेंसेस हो गए तो यू कैन लीव अ पार्टी, बट दिस डिफरेंस शुड बी अमंग 2/3 मेंबर्स, नॉट जस्ट बाय 1 और 2 मेंबर्स। ये है डिस्क्वालिफिकेशन, लगती नहीं है अगर आप थोक में जा रहे हैं। एक बंदा जाएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बल्क में जाएंगे तो नहीं होंगे। होलसेल डिफेक्शंस तो अलाउड हैं, रिटेल में अलाउड नहीं है। ये दोनों एक्सेप्शंस आज भी एग्जिस्ट करती हैं। एक एक्सेप्शन जो 52nd अमेंडमेंट में थी, एक एक्सेप्शन जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पे थी, जो अब नहीं है। एक एक्सेप्शन जो 52nd अमेंडमेंट के टाइम पे थी और अब नहीं है, दैट इज, पहले था अगर 1/3 लोग पार्टी से अलग हो जाएं
तो भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती थी। आज ये प्रोविजन नहीं है, मतलब वो दोनों तो आज भी हैं। अगर 1/3 लोग पार्टी से अलग हो जाएं, स्प्लिट हो जाएं, पहले वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। बट हमने संविधान को अमेंड किया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। हमने बोला ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन जो एक्सेप्शन थी, डिस्क्वालिफिकेशन की एक्सेप्शन थी, ये हमने क्या कर दिए, हटा दिए। आज कौन सी एक्सेप्शन अलाउड है? ओनली द फर्स्ट टू दैट वी डिस्कस्ड। थर्ड एक्सेप्शन पहले हुआ करती थी इन 52nd अमेंडमेंट 1985। आज वो नहीं है। आज है सिर्फ 2 एक्सेप्शन। तीसरी जो 1/3 का स्प्लिट जो पहले अलाउड था, which was exempted from anti-defection law, is not the case any long, because as per 91st Constitutional Amendment Act 2003, this provision has been deleted. आया समझ में? एक और चीज है, उसको समझ लो। इसमें इसी अमेंडमेंट में, 91st अमेंडमेंट में एक और चेंज किया गया। क्या है वो चेंज, वो देखते हैं। पहले यहां तक क्लियर है? नाउ लेट्स सी दैट चेंज। ये हमने यहां कर दिया, जिसको देखना है यहां पे देख ले, कुछ नहीं जा रहा आपका, सारा कंटेंट यहीं पे। एक चीज और बता दें आपको बस, फिर ना पार्लियामेंट का जो बाकी चीजें बची हैं वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बट आई होप पार्लियामेंट हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे और फिर हम करेंगे अपना लोकल बॉडीज, फिर काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा ले लेंगे, 1.5-2 घंटे का, एंड देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग। इसको समझे क्या है। 91st अमेंडमेंट में क्या बोला गया? एक चीज बोली गई, आप पॉलिटिकल पार्टी 1 से पॉलिटिकल पार्टी 2 में आ रहे हैं। वो कह रहे थे आ जाओ, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाओ डिस्क्वालीफाई। बीजेपी को कांग्रेस के बंदे अपनी पार्टी में लेके आने थे। उन्होंने बोला, कांग्रेस वालों ने, कि सर हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, हमें क्या फायदा होगा, हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। बीजेपी कहती टेंशन ना लें, आए हमारे पास, डिस्क्वालीफाई होके आए, चिंता मुक्त होके आए। आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है, हम आपको क्या बना देंगे, मिनिस्टर। वो कह रहे हैं ऐसे कैसे बना देंगे? वो कह देंगे, सर कह रहे हैं संविधान में लिखा है भाई कि यू कैन बिकम अ मिनिस्टर। संविधान में लिखा है यू कैन बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, विदाउट बीइंग एन एमपी फॉर 6 months। मतलब 6 महीने के लिए यू कैन बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, बिकॉज इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम you have to become a part of parliament, then only you can become an executive। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है कि आप तभी मिनिस्टर बन पाएंगे जब आप पहले पार्लियामेंट का पार्ट होंगे। वो कह रहे हैं सर हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जब हम एमपी नहीं बचे तो मिनिस्टर कैसे बचाओगे? तो कह रहे संविधान का एक लाइन है ना, ये पढ़ के आनी थी। तो कह रहे ठीक है जी, पढ़ ली। वो कह रहे बना दो मिनिस्टर। तो कह रहे ठीक है, एक काम करो, डिस्क्वालीफाई हो जाओ, एमपी नहीं रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिस्टर बन गए, दोबारा से जो सीट खाली होगी वहीं से इलेक्शन लड़वा देंगे आपको। अब आप मिनिस्टर हो, आपके जीतने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं। जो बंदा दूसरा खड़ा होगा वो मिनिस्टर नहीं है, लोग आपको वोट डालेंगे ना कि हमारे एरिया का बंदा मिनिस्टर है, इसको वोट डालो, ये हमारे काम करवाएगा। वो कह रहे डन। फिर हमने सोचा इसका जो मिस यूज हो रहा है, इसको कहते खत्म करें। वही 91st अमेंडमेंट में हमने क्या किया, हमने पहली चीज तो ये बोल दी कि जो बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है एज एन एमपी अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ कैन नॉट बिकम अ मिनिस्टर इवन फॉर 6 months। तो अब बोला किसी ने, बीजेपी वालों ने, कि आओ कांग्रेस को, वो कह रहे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो कह रहे हैं ठीक है, हो जाओ, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। वो कह रहा है सर नहीं बन पाएंगे क्योंकि अमेंडमेंट हो गई है, अगर हम डिस्क्वालीफाई हो गए एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर तो हम मिनिस्टर भी नहीं बन पाएंगे। तो बीजेपी कहती बात तो सही है, फिर हम आपको अपनी तरफ कैसे खींचें? हम वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की, कुछ भी ले लें, हम जैसे याद आया हमने वैसे बोल दिया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी खींचती है, सब खींचते हैं पॉलिटिकल पार्टीज।
तो वो कह रहे हैं अब कैसे करें, तो वो कह रहे हैं सर हम नहीं छोड़ेंगे, हम एमपी बने रहेंगे, क्योंकि हम इधर आए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उधर हम जा नहीं पाएंगे, बाद में एमपी बन नहीं पाएंगे, हमारा तो करियर खत्म हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं हम पार्टी नहीं छोड़ रहे। दूसरा हमें ये था, हम ऐसा भी कर देते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं वो भी फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये काम ही खत्म हो जाएगा, ये खींचने वाला काम ही खत्म हो जाएगा कि आपको मिनिस्टर बना देते हैं, मिनिस्टर बना देते हैं। क्योंकि अगर मिनिस्टर्स के नंबर ही फिक्स कर दिए, जैसे आज उसका नंबर क्या है, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इन केस ऑफ सेंटर, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस ऑफ स्टेट, 15% of the strength of Lok Sabha in case of center and 15% of the strength of assembly in case of state। हमने मिनिस्टर्स का नंबर ही फिक्स कर दिया। अब मंत्रीगण बन ही कम सकते हैं। मतलब आज अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है, अगर इसका 15% करोगे तो कितना आएगा, अराउंड 81। तो सेंटर में 81 मिनिस्टर हो सकते हैं। 81 तो बीजेपी के अपने मिनिस्टर होंगे। अगर उनको और मिनिस्टर बनाने हैं तो अपने मिनिस्टर को कम करना पड़ेगा, जो कि वो अलाउ नहीं करेंगे। तो हमने मिनिस्टर्स ही कम कर दिए। कौन सी अमेंडमेंट से, 91st अमेंडमेंट से। तो 91st अमेंडमेंट से बात आई कि भाई अब तो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है ये एप्लीकेबल अच्छे से होगा, क्योंकि आप अब उसको बाईपास नहीं कर सकते हो, विच वाज पॉसिबल इन केस ऑफ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब वो बात अलग है 91st अमेंडमेंट हो जाने के बाद भी कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो एंटी डिफेक्शन लॉ में, तब भी आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, और नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हमने पहले ही लिमिट कर दिए, इसके बावजूद भी मिसयूज हो रहा है। कैसे, वो समझे। अब क्या होता है, जो कहानी है ये होता है ऐसे, जैसे आजकल क्या है, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। जैसे आजकल क्या होता है, इधर ले आए हम। आजकल क्या होता है, कौन लेता है डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन के, हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन का काम, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। और लेट्स सपोज लोकसभा में बीजेपी की मेजोरिटी है, स्पीकर भी उनका, डिसीजन किसको लेना है, स्पीकर को। अब स्पीकर को डिसीजन लेना है, लेट्स सपोज वो डिसीजन नहीं लेता। कोई एमपी है जिसने पार्टी शिफ्ट कर ली है कांग्रेस से बीजेपी, तो बीजेपी कहती है कांग्रेस वालों को कि भाई मेरी पार्टी में आ, तो कांग्रेस वाला बोलता है मैं आ जाऊंगा पर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। वो कह रहा है कोई टेंशन नहीं है, तू डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। वो कह रहा है ऐसे कैसे, कह रहा है डिस्क्वालीफाई करता कौन है, कह रहा स्पीकर। बीजेपी कह रही स्पीकर है किसका, वो कहता आपका। आपका मतलब बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का नहीं। कह रहा आपका स्पीकर है। वो कह रहा ठीक है, फिर स्पीकर को फोन कर दिया है, तुझे डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, तू रिजाइन कर दिया उतने टाइम में। वो कह रहा ठीक है। कह रहा अगर रिजाइन कर दिया तूने, फिर तो डिस्क्वालीफाई कहाँ से होगा, फिर तो डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं पाएगा, तूने पहले ही क्या कर दिया है, रिजाइन। जब तूने रिजाइन कर दिया तूने मैं क्या बना दूंगा, मंत्री। वो कहेगा मंत्री में बन जाऊंगा। कैसे, कह रहा 6 मंथ्स के लिए बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बाद में इलेक्शन लड़ लियो, बाद में क्या बन जाइयो, एमपी। तेरा एमपी भी बन गया, साथ में तुम, साथ में क्या बन गया, मिनिस्टर। दोनों काम हो गए, तेरे को मैं इधर खींच लूंगा। वो कहेगा मिनिस्टर्स तो लिमिटेड बन सकते हैं। वो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, एक आधे को निकाल देंगे, तू आ जा। तो आजकल क्या हो रहा है, डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं रहा है बंदा, रिजाइन दे देता है पहले ही, डिस्क्वालिफिकेशन का काम ही खत्म हो जाता है। जब रिजाइन कर दिया फिर तुम मिनिस्टर बन सकते हो विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो मिनिस्टर नहीं बन सकते। डिस्क्वालीफाई होता नहीं है बिकॉज स्पीकर को ये डिसीजन लेना होता है, कोई भी टाइम मेंशन नहीं है इसके लिए, तो वो डिले कर देता है और उतने टाइम में वो रिजाइन कर देता है। आजकल ये लूप होल है, इस लूप होल को ढूंढना पड़ेगा। पर आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो हमने अभी पढ़ा कि क्या है लोकसभा, क्या है राज्यसभा, कैसे वो चुने जाते हैं और कैसे वो रिमूव होते हैं। आई होप यहां तक चीजें क्या आपको क्लियर होंगी जो हमने आज डिस्कस की है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द पार्लियामेंट थिंग, जो ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं आगे जाके, कि जो लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, सारी कहानी पढ़ेंगे। तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। पर एक चीज याद रखें, जो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इसके बुलेट पॉइंट्स बनाते रहें, बाद में लेक्चर्स नहीं लगाए जाएंगे। वी आर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरीथिंग।
इसके बाद में लेक्चर नहीं लगेंगे। यू हैव टू डू इट नाउ, वंस एंड फॉर ऑल। बस नोट्स बना लें अपने। और आपका पेपर डिले हुआ है, पर आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है, लगे रहना है। जिसने पहले साइंस के लेक्चर्स नहीं लगाए हैं, गो एंड वॉच द साइंस के लेक्चर्स। 12-15 वो हैं, 12-15 ये हैं, ताकि ये टॉपिक्स तो कवर हों। फिर बाकी सब्जेक्ट चलेंगे, पर ये आप एक बार कवर तो करो। और जाके PYQ निकालो, जो PCS नॉमिनेशन के, उसको करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बट एक काम पक्का है, आपको ये लेक्चर्स अच्छे से करने पड़ेंगे, तभी और कॉन्फिडेंस आएगा। इफ यू हैव स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून अगेन।